तुम्हारी माँ तवाइफ थी, तुम भी कोठे पर बैठोगी, नफरत से कहते मुंह के साथ मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और 5 लाख के अवज़ मुझे कोठे पर बेच दिया। कोठे की मालकिन मेरा हुस्न देखकर हैरान रह गई और बोली, इसे कमरे में बंद कर दो, बड़े सेठ साहब के आगे पेश करूँगी। मैं डर गई। 2 दिन बाद मुझे तैयार करके एक बड़े कमरे में ले गए। मैं वहाँ रोती बैठी थी जब बड़े सेठ साहब कमरे में आए और मुझे देखते पत्थर हो गए। मैंने कांपते हाथ जोड़ते कहा, मैं शरीफ लड़की हूँ। जब वो अचानक बोला, मैं तुमसे निकाह करूँगा। होश तब आड़े जब वलीमे के दिन मैं तैयार हो रही थी। सेठ ने दुल्हन का जोड़ा खुद ला कर दिया, नरम सुर्ख रंग, सादा काम और चांदी की ज्वेलरी। बस इतनी ही सादगी काफ़ी है तुम पर। वो बोला। कमरे में आईना थोड़ा ऊंचा था। मैंने जोड़ा जेब तन किया, बालों को हल्के से समेटा, आंचल संभाला, लेकिन गर्दन के दाएं तरफ का निशान किसी तरह नहीं छुपा। मैं इसे उंगली से दबाया, शायद हल्का हो जाए, शायद गायब हो जाए। सेठ अंदर आया। इसने पहली नज़र में मेरी तैयारी देखी, फिर मेरी गर्दन पर वो निशान। एकदम रुक गया ये निशान। वो मेरे करीब आया, उंगली बढ़ाकर थोड़ा छू के पीछे हट गया। कब से है ये? मैंने आहिस्ता कहा। बचपन से। कभी हल्का हो जाता है, कभी गहरा। वो कुछ देर खामोश रहा, जैसे इसके जहन में कोई याद दोबारा चल रही हो, जैसे बरसों पुराना धुंधला मंजर एकदम साफ हो गया हो। फिर वो पीछे हटे बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गया और दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं खड़ी रह गई। वलीमे की तकरीब वहीं रोक दी गई, मेहमान वापस भेज दिए गए। मैंने कुछ नहीं पूछा और इसने कुछ नहीं बताया। मैं कमरे में अकेली बैठी थी, जहन अजीब उलझन में था। मेरे अंदर एक दरवाज़ा खुल गया, माजी का दरवाज़ा जो बरसों से बंद पड़ा था। ख्वाब की तरह सब कुछ लौट आया। वो गली, वो छोटा सा घर, वो औरत जिसे मैं फूफो कहती थी। मेरी ज़िंदगी का पहला शौर वही था। फूफो का आंगन, जहाँ मैं झाड़ू देती, पानी भरती, कपड़े धोती, बर्तन चमकाती। वो कहती, छोटा सा एहसान किया था तेरे माँ बाप पर, और अब सारी ज़िंदगी बोझ उठाती रही हूँ। मुझे कभी समझ नहीं आया था कि मैं वहाँ क्यों हूँ। बस इतना पता था कि माँ नहीं है और पाप का कोई जिक्र भी नहीं करता। जब कभी पूछती, फूफो तेवरी चढ़ाकर कहती, ज़्यादा ज़बान चला रही है, तेरी माँ भी ऐसी ही थी, बदज़ुबान तवाइफ। ये लफ्ज़ मेरे जहन में कई दिन गूंजता रहता, लेकिन मायने नहीं समझ पाती थी। मेरी उम्र 12 बरस की हुई थी। मैं बावर्ची खाने के आगे पीछे लगा दिया गया। हर मेहमान के सामने पानी रखना, सब्जी काटना, कचरा फेंकना, यही काम था। स्कूल नहीं भेजा गया, बस एक बार कहा गया, ये तेरे नसीब में नहीं। कभी कभार मैं अपनी हम उम्र लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखती तो दिल करता था मैं भी कुछ पढ़ूं, कुछ बनूं, लेकिन ख्वाब सिर्फ सोचने के लिए थे, जीने के लिए नहीं। फूफो का बेटा वसीम मुझसे 4 साल बड़ा था। बचपन में वो चुप रहता था, मगर जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी खामोशी को समझने लगा। कभी कभार जब मैं दिन भर का काम ख़त्म करके थकन से नडाल बैठी तो वो खामोशी से मेरे लिए लस्सी या कोई मिठाई रख जाता। कुछ ना कहता, बस हल्का सा मुस्कुरा कर चला जाता। फूफो को ये सब कुछ खटकता। एक बार जब मैं बीमार हुई, वसीम दवा ले आया। फूफो ने दरवाजे के पीछे सब देखा और रात को मेरे सराहने खड़ी होगी। मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश ना करना, तुझे पता भी है तेरी माँ कौन थी? तवाइफ। जैसे माँ वैसी बेटी। मैंने आंखें बंद कर ली, कुछ नहीं बोला। वक्त गुजरता गया, मैं 17 की हुई। चेहरे की मासूमियत अब कुछ और रंग लाने लगी थी। हमसाये की बेटी की शादी थी, सब लड़कियां तैयार हो रही थी। शुमाइला मेरी हम उम्र थी। वो मेरे लिए अनारकली फ्रॉक ले आई। माही, बस एक दिन पहन ले, देखना कैसी लगेगी तुझे। फूफो की गैर मौजूदगी में मैंने तैयार होकर आईने में खुद को देखा। पहली बार खुद को लड़की की तरह महसूस हुआ। शुमाइला ने हल्का सा काजल लगाया, होंठों पर लिपस्टिक फेरी और मुझे बाहर ले गई। शादी का माहौल था, रोशनियों की चमक, गानों की आवाज़ और खुशबुओं से भरे माहौल में मैं एक लम्हे को भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। वापसी पर जैसे घर पहुंची, फूफो दरवाजे पर खड़ी थी। वसीम भी वही था। फूफो की नज़रें मेरे लिबास पर गईं, फिर वसीम पर, और इसका पारा चढ़ गया। ये सब किसके कहने पर पहना? मेरे बेटे को दिखाने के लिए। शुमाइला तो तेरे जैसी है नहीं जो ऐसी हरकत करे, और तू तवाइफ की बेटी होना अब रंग दिखाने लग गई हो। वसीम आगे बढ़ा। अम्मी बस करें, हर बात में माँ को क्यों घसीटती हैं? इसे जीने का हक नहीं। फूफो ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर खींचा। तेरा असल बता दूं, आज तेरी माँ मेरे भाई के साथ भाग गई थी, नाचने वाली थी। जब वो मर गई तो तुझे मेरे सर पर फेंक गई। मैंने पाला, बदले में ये मिलेगा। मुझे इस दिन में सारा लिबास उतार, चादर ओढ़ी और छत पर जाकर बैठ गई। वसीम आकर पास बैठा, कुछ ना कहा, बस एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया। फूफो को कुछ मत बोलना, ये तेरे लिए है। मैंने लिफाफा खोला। इसमें एक छोटा सा कुरान पाक और कागज़ पर लिखा हुआ एक जुमला था। तू जितनी भी बुरी हो, रब तुझे कभी हकीर नहीं समझेगा। इस जुमले ने पहली बार मेरे अंदर रोशनी पैदा की थी, लेकिन ये रोशनी देर पा नहीं थी। वसीम ने पढ़ाई की बात की के कहा, अम्मी को मनाऊंगा तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन फूफो ने कान लगा दिए थे। इस रात मुझे एक और बात सुनाएगी। एक बुड्ढा है, दुबई में रहता है, अच्छा खासा पैसा दे रहा है, तेरी शादी करवा दूंगी। क्या क्या करेगी यहाँ रहकर?
वसीम ने सुना तो घर में कहराम मच गया। अम्मी ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर शादी करनी है तो मैं करूँगा। फूफो जैसे तहक उठी, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। और वो रात एक जंग की बुनियाद बन गई जिसका अंजाम मैं ना जानती थी और शायद फूफो भी नहीं। इस रात वसीम की आवाज़ अभी तक कानों में गूंज रही थी, अगर शादी करनी है तो मैं करूँगा। फूफो ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। घर के हर कोने में तनाव फैला हुआ था, जैसे दीवारों को भी खबर हो गई हो कि अब कुछ बदलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था खुशियाँ मनाऊँ या डर जाऊँ। वसीम ने पहली बार सामने आकर मेरे लिए बोल दिया था। ये मामूली बात नहीं थी। अगली सुबह जब किचन में दूध चढ़ा रही थी, वसीम खामोशी से पीछे आया। आहिस्ता से एक लिफाफा मेरे सामने रखा और कहा, ये कुछ पुराने कपड़े हैं, आजकल के नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होंगे। इन फटे पुराने से मैंने लिफाफा लिया, लब हिलाए बगैर वो समझ गया मेरा शुक्रिया कहना खामोशी में छुपा है। फूफो ने शायद दूर से सब देख लिया था। इस दिन चाय की प्याली मुझे देते हुए चलते लहजे में बोली, अब तुझे मीठे कपड़े भी मिलने लगे हैं। फंसा लिया ना लड़के को। मैं चुप रही। हमेशा की तरह वसीम आहिस्ता आहिस्ता खाने की चीज़ें भी लाने लगा। कभी रस, कभी दही, कभी कोई महंगी बिस्किट की डिब्बियाँ। खुद कुछ ना कहता, बस रात को मेरे कमरे के बाहर रख देता। एक शाम मैं सहन में कपड़े धो रही थी, हाथ साबुन से सफ़ेद हो चुके थे। वसीम आया, नीचे बैठ गया और कहने लगा, माही तुम्हारी उंगलियां बहुत नाजुक हैं, ये काम तुम्हारे लिए नहीं। मैंने सवालिया नज़रों से देखा, तो फिर कौन करेगा? मैं अम्मी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मान गई तो तुम्हें पढ़ने दूंगा। मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा कर सर झुका दिया। वसीम की ये हमदर्दी घर के अंदर एक जहर बनने लगी थी। फूफो की आंखों में एक अलग किस्म का गुस्सा उतर आया था। अब वो मुझसे पहले से ज़्यादा काम करवाती। आवाज़ ऊंची हो गई थी। एक दोपहर जब मेहमान आए, फूफो ने सबके सामने मुझे आवाज़ देकर कहा, माही वो दुपट्टा लाना, वही जो वसीम ने दिया था। हाँ, वही जो तुझे फ्री में मिला था। मेहमान चौंक गए। मैं नज़रें झुकाकर कमरे में चली गई। वो जानबूझकर सबके सामने बात करती ताकि मेरी इज्जत घट जाए। एक दिन मैं कमरे में वसीम को खत लिखते हुए पाया। इसने जल्दी से छुपा लिया। मैंने कहा, किसे लिख रहे हो? अम्मी को दिल की बातें ज़ुबानी नहीं कही जा सकती, इसलिए हाथ में लिख रहा हूँ, शायद पढ़ के कुछ बदले। फूफो को जब पता चला तो गुस्से से आग बगोला हो गई। वसीम को सामने बुलाकर कहा, क्या बदनामी कराओगे लोगों को? क्या कहोगे? तवाइफ की बेटी को बीवी बना रहे हो? वसीम का लहजा ठंडा मगर पक्का था। अम्मी, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बस जो किया वो सहती रही। जिसे तुम बोझ समझती हो, शायद वही मेरे लिए दुआ है। फूफो ने मुझे कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद किया। हाथ में वसीम का वही हाथ था। मेरी आंखों के सामने पटक कर बोली, देख तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे सवाल कर रहा है, अगर वाकई कुछ गैरत है तो खुद ही इस घर से चली जा। मैंने धीमे लहजे में कहा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, ना वसीम से ना किसी और से। हाँ, वो चला उठी, इसलिए तो सब कुछ फरफिता हो गए हैं। अब तो रानी बनने के ख्वाब देख रही है। फिर इसने धक्का दिया, मैं पीछे जा गिरी। वसीम भागता हुआ आया, मुझे ज़मीन से उठाया। अम्मी, आपने हद कर दी है। ऊपर कुछ न बोली, बस कमरे से निकल गई। कुछ दिन बाद वसीम ने मुझे छत पर ले जाकर कहा, ये शहर तुम्हारे लिए नहीं, ना ये लोग, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ सब कुछ। मुझे सिर्फ 1 साल दे दो। दुबई जा रहा हूँ नौकरी के लिए। जब लौटूंगा तो सब कुछ बदल दूंगा। मैंने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। एक सितारा टमटमा रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर ये मोहब्बत है तो इसे खोने से पहले मुकम्मल कर दे या दिल से निकाल दे। वसीम अगले हफ्ते रवाना हो गया। घर के दरो दीवार सन्नाटे में डूब गए। पप्पो अब हर बात पर चुप रहती थी, लेकिन इसकी आंखों में एक इंतकाम छुपा था जो मुझे तब समझ आया जब एक दिन वो बोली, अब वसीम तो गया, बाकी काम मैं निपटा लूंगी। मैंने कुछ न कहा, क्योंकि अब खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी ज़ुबान थी। वसीम की मोहब्बत ने मेरे अंदर हिम्मत पैदा की थी, मगर पप्पो की खामोशी एक नया तूफान लेकर आने वाली थी। वसीम के जाने के बाद दिन जैसे पत्थर हो गए। सुबह उगती लेकिन उम्मीद के बगैर काम वही, आवाज़ें वही, चेहरे पर वही लाताल्लुकी, मगर सबके रवैये बदल चुके थे। पप्पो अब ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस देखती थी गहरी हाली नज़रों से, जैसे कुछ सोच रही हूँ। एक दिन सुबह सवेरे मैं आंगन साफ कर रही थी। पप्पो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। लहजा नरम, लाफी आदत। हाँ जी, लड़की बिल्कुल शरीफ है, काम जानती है, माँ बाप नहीं है तो ज़रा सहल होगा सब। जी जी, 20 तोले सोना और जो मकान की बात थी वो भी हो जाएगा। मैंने झाड़ू रोक दी। दिल ने धड़कना भूलने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ सुनाई दे ही गया था। 2 दिन बाद एक अजनबी चेहरा घर में दाखिल हुआ। दरमियानी उम्र का मर्द, कुछ मोटा, सांस फूली हुई मगर जेब शायद बहुत भारी, साथ में 2 ख़वातीन जेवरों से लदी हुई। पप्पो ने मुझे बुलाया, माही ज़रा आके सलाम कर, मेहमान हैं। मैं किचन से हाथ धोकर आई और मर्द मुझे एक नज़र देकर मुस्कुराया। पप्पो बोली, यही है वो बच्ची। माही सादा है, बोलती कम है, मगर काम सब जानती है। मैं साकत खड़ी थी, न सवाल किया न जवाब दिया, बस नज़रें झुकाए सब सुनती रही। अगले दिन वही मर्द और फूफो कहीं गए। शाम को वापसी पर फूफो ने मुझे कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद किया। माही, तुम्हारी किस्मत संवरने वाली है। बड़े अच्छे लोग हैं, दुबई में रहते हैं, इज़्ज़तदार घराना है। लड़का थोड़ा उम्र रसीद है, मगर तुम्हारे लिए नेमत है। मैंने
میں نے سر اٹھایا۔ کیا آپ نے میرا بھی کچھ پوچھنا وہ ہنسی پوچھنے کے دن ختم ہو چکے، اب صرف ماننے کے دن ہیں۔ وسیم نے وعدہ کیا تھا، وسیم گیا ہے اور یہ دنیا وعدوں سے نہیں فیصلوں سے چلتی ہے۔ میں نے کچھ نہ کہا، کمرے سے باہر نکل آئی۔ شام کو چھت پر جا کر دیر تک آسمان کو دیکھتی رہی۔ وسیم کی باتیں، اس کی خاموش مسکراہٹ، سب یاد آ رہا تھا۔ 2 دن بعد پھپھو نے نکاح کی تاریخ طے کر دی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ محلے میں باتیں چلنے لگیں، ماہی کی شادی ہو رہی ہے، کیا وہ بوڑھا ہے، پیسے دے کر فیصلہ کیا گیا ہوگا۔ میں چپ کر وسیم کو ایک خط لکھا، کسی پرانے دوست کے ذریعے دبئی بھجوایا۔ خط میں بس اتنا لکھا، اگر تمہارا وعدہ اب بھی قائم ہے تو لوٹ آؤ، وقت تھم نہیں رہا، فیصلے ہو رہے ہیں۔ 5 دن بعد ایک ہنگامہ سا ہوا۔ رات کو فون بجا، پھپھو نے کان لگایا اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وسیم تھا۔ امی، یہ کیا سن رہا ہوں، آپ ماہی کی شادی کسی بڈھے سے کرا رہی ہیں۔ وسیم، تو وہاں کماتا ہے اور میں یہاں تیرا مستقبل سنوار رہی ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں وعدہ کر چکا ہوں۔ میں نے وہ وعدہ نہیں کیا تھا، تو واپس آ، پھر بات کریں گے۔ تو وعدہ کر لیں، میں 1 ہفتے میں آ رہا ہوں۔ پھپھو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ 1 سال تو مانگا تھا تو نے، 1 ہفتہ اور سہی، آ جا، پھر سب تیرے حساب سے ہوگا۔ فون بند ہوا اور اگلی صبح پھپھو کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ میرے لیے ناشتہ خود لائیں، کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا اور کہنے لگی، بیٹا تمہارے چچا کی بیٹی کی شادی ہے، یہ جوڑا پہنو، تم پر اچھا لگے گا۔ میں حیران تھی لیکن سوال نہ کیا۔ ان دنوں پھپھو دن میں خاموش اور رات کو گمسم رہتی تھی، جیسے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہو۔ مہمانوں کو بھی کہنا بند کر دیا، بڈھے کے نمبر کو بلاک کر دیا اور نکاح کی تاریخ ملتوی کر دی۔ محلے میں لوگوں نے پھر باتیں شروع کر دی، شادی کینسل ہو گئی، لڑکی کا کوئی چکر ہے کیا۔ لیکن پھپھو نے سب کو چپ کرا دیا۔ 2 دن بعد وسیم کی واپسی ہوئی، سامان کا بیگ ہاتھ میں اور نظر میں سوالات۔ مجھے دیکھا، کچھ کہے بغیر ماں کے پاس گیا۔ امی، نکاح کب کرنا ہے؟ پھپھو نے آہستہ سے کہا، پہلے تجھے دیکھ لوں تو ٹھیک ہے نا۔ دبئی کا کام کیسے چل رہا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن ماہی کو لے جانا ہے، اب دیر نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، کچھ دن رک، میں مولوی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ اور پہلی بار پھپھو نے وعدہ ایسے کیا جیسے دل سے کیا ہو، لیکن میں جانتی تھی ہر وعدہ صرف وقت مانگتا ہے، یقین نہیں۔ اور میری قسمت تو وہ شاید کسی اور زبان میں لکھی گئی تھی۔ وسیم کی واپسی کے صرف 7 دن گزرے تھے کہ پھپھو نے ایک صبح اعلان کر دیا، وسیم بیٹا، تمہیں دوبارہ دبئی جانا ہوگا، ابھی نکاح مت کرو، پہلے اپنا سیٹ اپ مضبوط کرو، پھر دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ وسیم نے حیرت سے ماں کو دیکھا، امی، میں ابھی آیا ہوں، لیکن تم نے کہا تھا کہ کچھ پیسے جوڑنا ہے، مکان لینا ہے، سب سیٹ کرنا ہے، ابھی نکاح کر لیا تو سارا بوجھ تم پر آ جائے گا۔ میں چاہتی ہوں تم آرام سے سب کچھ کرو۔ 1 سال، بس 1 سال، میں نے دروازے کے پیچھے سے سنا۔ دل نے وسیم کی طرف جھکنے کی کوشش کی، لیکن دماغ نے آواز دی، یہ وہی وعدے ہیں جو لوگ وقت خریدنے کے لیے کرتے ہیں۔ وسیم نے اگلے دن ماں کی بات مان لی۔ جانے سے پہلے مجھ سے صرف ایک بار پوچھا، چھت پر شام کے وقت، ماہی، اگر امی یہ کہہ رہی ہیں تو شاید بہتر سوچ رہی ہوں گی، تم میرا انتظار کرنا، 1 سال میں آ جاؤں گا، پھر کوئی روک نہیں ہوگی۔ میں نے صرف اتنا کہا، اس بار تم صرف وعدہ نہیں کرنا، نبھانا بھی۔ اس نے سر ہلایا۔ اگلی صبح دوبارہ روانہ ہو گیا۔ وسیم کے جانے کے بعد پھپھو پھر وہی عورت بن گئی جو پہلے تھی، لہجہ سرد، چہرہ بے رنگ، نگاہوں میں پرانا زہر۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ وسیم کے کمرے کو تالا لگا دیا گیا، میرا بستر چھت سے نیچے کمرے میں رکھ دیا گیا، اور پھپھو نے پھر ایک فون کال کی، جی سب تیاری ہوگی، لڑکی بالکل تیار ہے، 5 لاکھ کی بات تھی نا؟ جی آپ بندہ بھیجیں، باقی میں خود لے آؤں گی۔ اس بار کچھ چھپایا نہیں گیا، باتیں صاف تھی، لہجہ بے رحم۔ 2 دن بعد پھپھو مجھے ساتھ لے کر نکلی۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، دل اندر ہی اندر جانتا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ رکشہ بدلا، سڑک بدلی، چہرے بدل گئے، پھر ہم ایک اجنبی محلے میں پہنچے۔ وہاں ایک پرانا 3 منزلہ مکان تھا، دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا۔ پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑ کر دروازہ کھٹکایا۔ اندر سے ایک عجیب عورت نکلی، گہرا میک اپ، سرخ لپسٹک، چوڑے دوپٹے میں بال چھپائے آ گئی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ہاں مال پورا ہے۔ میں چونک کر پھپھو کی طرف دیکھا، یہ کون ہے؟ پھپھو نے پہلی بار میرے سوال کا جواب سیدھا دیا، یہ وہ ہے جس کے کوٹھے پر تیری ماں ناچتی تھی، اب تو بھی وہی ناچے گی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ 5 لاکھ میں بیچا ہے تجھے، تیرے باپ کی غیرت نہ تھی نہ ماں کی، اور تم بھی ویسے ہی نکلے گی۔ عزت کے ہوا بند کر دے، یہ دنیا تیری نہیں۔ میں نے پھپھو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدارا مجھے مت بیچو، میں وسیم کی امانت ہوں۔ اس نے کہہ مارا، امانت؟ وہ تو دبئی میں ہے، اور تو میرے سر پر بوجھ تھی جو میں نے اتار دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر کوٹھے والی عورت سے کہا، رقم نکال اور دروازہ بند کر دینا، اب یہ تمہاری ہے۔ پھپھو نے نوٹوں کی گٹی لی اور دوپٹہ درست کیا، دروازے سے باہر گئی، جاتے جاتے پلٹ کر کہا، تیری ماں بھی تو وائف تھی اور اب تو بھی وہی کرے گی، نسل نہیں بدلتی۔ دروازہ بند ہوا اور میں اندھیرے میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ کوٹھے والی عورت نے مجھے دیکھا، تیار ہو جاؤ، یہاں رونا بھاگنا کچھ نہیں چلتا، وقت کے ساتھ سب سیکھ جاتی ہے۔ میں نے ایک کونے میں بیٹھ کر چادر لپیٹی، آنکھیں بند کی اور وہ جملہ یاد کیا جو وسیم نے جانے سے پہلے کہا تھا،
तुम मेरा इंतज़ार करना। कमरे में हवा बंद थी, दीवारों पर नंगी तस्वीरें थीं और छत से एक पीला बल्ब जल रहा था। बाहर कोई बजा रहा था, अंदर खामोशी थी। सन्नाटे में वो धोखा चीख रहा था जिसका दर्द मुझे पूरी ज़िंदगी सहना था। अब कोई सवाल बाकी नहीं रहा था, सिर्फ एक हकीकत थी जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया इसी ने बेच डाला। पहली रात कोठे के कमरे में जैसे वक्त रुक गया था। चारों तरफ रोशनियों का शोर था, आवाज़ें थी, कदमों की चाप, पैंजू की धुन, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ सन्नाटा। औरतें बार बार कमरे में झांकती, हंसकर कहती, भागने का वक्त निकल चुका है, अब तो यहाँ की हो चुकी है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस चादर लपेटे जयनमाज़ पर बैठी रहती, जैसे कोई टूटा हो मगर अब भी जुड़ने का इम्कान बाकी हो। पहली रात गाहक आया, दरवाजे पर दस्तक दी। शमो अंदर आई, आंख मटकाई, चल उठ, बाहर बाबू बैठा है, बड़ा दिल लग गया है तेरा। तेरा नाम सुन के मैंने वुज़ू किया, चुपचाप जयनमाज़ बिछाई, अल्लाह अकबर का और सजदे में गिर गई। शमो बाहर गई, गाहक को कहा अंदर जाके बात कर ले, शायद मान जाए। वो अंदर आया, रोशनी आन थी, मैं नमाज़ पढ़ रही थी। वो एक लम्हे दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर हौले से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। हर बार मैं वही करती, वुज़ू, नमाज़, सजदा, खामोशी। 2 दिन में मेरी शोहरत पूरे कोठे में फैल गई। नई लड़की जो ना बात करती है, ना गाह का मुँह लगाती है, ना पैसे मांगती है, ना ज़ेवर पहनती है। कोई बोली, ये ड्रामा कब तक चलेगा? किसी ने कहा, ये तो वाकई अल्लाह वाली है। एक ने हंसते हुए ताना दिया, बड़ी पीरी लड़की निकली ये तो। यही नाम मुझ पर चिपक गया, पीरी लड़की। कोठे पर आने वाले मर्द अब दरवाजे से पलट जाते, कहते ये तो बदुआ दे देगी, कहीं बुरा ना हो जाए। कोई मेरे पास सिर्फ दुआ लेने आता। एक दिन एक औरत ने आकर कहा, बेटी, मेरे शौहर का साया उतार दो, तुम तो अल्लाह की बंदी हो ना। ये जगह जहाँ सब कुछ बिकता है, वहाँ मैंने एक कोना चुन लिया था। गुनाह के बीच मैंने भी पाकीज़गी की जिद कर ली थी। माई जो कोठे की सबसे बड़ी मालकिन थी, एक दिन सख्त लहजे में बोली, ये जगह इबादत का घर नहीं, या तो अपना काम करो या दफ़ा हो जाओ। मैंने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा, आपने बेचा है, मुझे ईमान नहीं। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बड़बड़ाती बाहर निकल गई। चंद दिन बाद वही सेठ फिर आया, वो जो पहले मुझे कोठे से निकाल कर निकाह करना चाहता था। औरतों ने सरों पर दुपट्टे डाल लिए और वैसा आता था जैसे कोई ताकतवर इंसान नहीं, कोई फैसला लेने वाला हो। इस बार इसके साथ एक और शख्स था, शायद इसका ड्राइवर। मामून माई ने आगे बढ़कर कहा, सेठ साहब, आज तो खास दिन है, सब हाजिर हैं। सेठ ने साफ लफ्ज़ों में कहा, मुझे माही से बात करनी है, अकेले में। माई ने कहा, अभी तो वो किसी के लिए नहीं मानती, कुछ नहीं करती, बस सजदा करती है, इसलिए तो वापस आ। इसे मेरे कमरे में लाया गया, जयनमाज़ पर बैठी थी, कुरान खोला हुआ था। दरवाजे पर रुक गया, कुछ देर मुझे देखता रहा। मैंने निगाहें उठाई, फिर पहली बार वो सवाल पूछा जिससे मैं हमेशा बचती थी, आप क्यों आए? वो आहिस्ता बोला, निकाह की बात फिर से करने। मैंने कहा, मेरे गिर्द तकदीर ने हार्डदार दीवारें खींचती हैं, तुम्हारी सच्चाई का पता नहीं। वो करीब आकर बैठ गया, मुझे सिर्फ इतना पता है, तुम बाकी सबसे मुख्तलिफ हो। जब सब बिकती हैं तब तुम झुक जाती हो। मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन तुम जैसा सब्र नहीं। ये सब्र नहीं, मजबूरी है। मुझे अपना हिस्सा बनने दो, तुम्हें यहाँ से निकालने दो। इस बार सिर्फ वायदा नहीं, मैं तुम्हें इज्जत के साथ घर ले जाना चाहता हूँ। मैं खामोश हो गई। कई लम्हे गुजर गए, फिर मैंने कहा, अगर तुम्हें मेरा हाल कबूल है तो मेरे माजी से डरना मत। सेठ ने मेरा हाथ थामा, अगर तुम अल्लाह की बंदी हो तो मैं तुम्हारा खादम बनकर रहूँगा। इस दिन के बाद पहली बार कमरे में रोशनी ने जगह बनाई, लेकिन दिल अब भी डरता था, क्योंकि कोठे की दीवारें सिर्फ कैद नहीं होती थी, वो साया बनकर साथ चलती हैं। और मैं जानती थी, इम्तिहान अभी बाकी है। कोठे पर मेरी मौजूदगी अब एक पहेली बन चुकी थी। कोई समझ नहीं पाता था कि मैं किस नीयत से वहाँ हूँ, क्यों हूँ। हर बार जब कोई दरवाजे पर आता, मैं वुज़ू करती या नमाज़ बिछाती और खामोशी से सजदे में चली जाती। शमो ने एक दिन कनपट्टी पर उंगली मारकर कहा, ये लड़की पागल है, कोठे पर रहकर अल्लाह का नाम लेती है। माई हंसी, पागल नहीं, चालाक है। ऐसी 2-4 और हों तो कारोबार बंद हो जाएगा। मगर मैंने किसी को जवाब ना दिया। दिन में रोज़ा, रात को नमाज। जब भी दरवाज़ा बजता, मैं अल्लाह अकबर कर कर खड़ी हो जाती। मर्दों ने आना छोड़ दिया, एक दो जो आए भी वो मेरी दुआ मांगने लगे, सौदा करने नहीं। पहले ये सबको ठटका देता, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने मान लिया कि मैं वैसी नहीं हूँ, और इसलिए एक नई पहचान मुझे दे दी गई। पीली लड़की। पहले तो हंसी उड़ाई गई, फिर धीरे धीरे एक अजीब सा तकद्दुस जुड़ने लगा। कोई औरत बीमार होती तो मुझे पानी दम करने को कहती, कोई लड़की रोती तो कहती, माही दुआ मांग, शायद तेरी सुनी जाए। एक दिन माई ने मुझे बुलाकर कहा, यही करना है तो सीधे किसी दरगाह जा, यहाँ तेरे सजदे से मेरे गाहक भागते जा रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं गाहक के लिए ना बनी तो शायद इस रब ने मुझे किसी और मकसद के लिए चुना होगा। माई कुछ लम्हे चुप रही, फिर हाथ उठाकर बोली, जो मर्जी कर, लेकिन याद रख, यहाँ देर तक कोई वली नहीं रहता, तो बिक जाता है या दफन हो जाता है। फिर वही दिन जिसकी मुझे खबर न थी, मगर तकदीर में लिखा था। दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी रुकी, अंदर से
وہی سیٹ اترا جو ایک بار مجھے یہاں سے لے جا چکا تھا اور جس کی خاموشی نے پھر مجھے واپس اسی جگہ لا پھینکا تھا۔ عورتیں تیز تیز سرگوشیاں کرنے لگی، وہی آیا بڑا آدمی، شاید ماہی کو لے جا۔ اگر وہ ماہی کو پھر لے گیا تو اب کی بار نکاح واقعی کرے گا یا پھر کسی اور محل میں قید کر دے گا۔ سیٹ اندر آیا، آہستہ چلا جیسے کوئی خوفزدہ ہو کے آواز سے میں غائب نہ ہو جاؤں۔ ماہی نے اس کا استقبال کیا۔ سیٹھ جی ایک بار پھر ماہی، اس نے تو آپ کو بھی رد کر دیا۔ سیٹھ نے مختصر جواب دیا، میری خواہش ابھی باقی ہے۔ ماہی ہنسی تو جا کے اس کے دروازے پر پھر ازما لے قسمت۔ وہ میرے کمرے کے سامنے ہے، دروازہ کھلا تھا، میں جینواز پر بیٹھی تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور پہلی بار اسے بغیر حیرت کے دیکھا۔ اس بار بھی خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ میں نے سوال کیا جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ سیٹھ نے آہستہ قدم اندر رکھے، اس بار خاموشی نہیں، نکاح کے لیے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کوٹھے پر ہو، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں تم باقی سب جیسی نہیں ہو۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اب کی بار اگر تم چلے گئے تو واپسی کا دروازہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، اگر تم میرے ساتھ چلی گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو اس گندگی سے پاک کر دوں گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر یہاں سے نکل گئی تو کم از کم روز کئی مردوں کی نظروں سے بچ جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات پر سر جھکا لیا۔ اس نے مائی کو نوٹوں سے بھرا بیگ تھمایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ سیٹھ نے مجھے ایک علیحدہ فلیٹ میں لا کر بسایا، صاف ستھرا سادہ سا گھر، 2 کمروں کا، کھڑکیوں سے دھوپ آتی اور سکون کا ایک عجیب سا سایہ اندر بسا ہوا تھا۔ میں نے چادر اتاری، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں سر رکھا۔ اس بار شکر تھا، التجا نہیں۔ سیٹھ نے وعدہ کیا تھا وہ جلد نکاح کا بندوبست کرے گا اور جب تک نکاح نہ ہو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ 2 دن بعد سیٹھ نے کہا، جمعے کو ولیمہ ہے اور اسی روز ایک سادہ سا نکاح ہم اپنے خاندان کے چند قریبی افراد کے ساتھ کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظروں میں پہلی بار مکمل اعتماد جھلکتا تھا، جیسے اب کوئی سوال نہیں رہا، اور اب نکاح سے چند لمحے پہلے ہی وہ یہ نشان دیکھ کر سب کچھ ختم کر گیا تھا۔ اگلی صبح وہ کوٹھے پر گیا، وہی مائی کے سامنے بیٹھا جو میری زندگی کے داغے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کو یہاں کون لایا تھا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مائی ہنسی۔ اب آپ کو بھی وہی سوال؟ نکاح کے بعد سب کو ماضی یاد آ جاتا ہے۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ مائی نے کرسی سے ٹیک لگا کر جواب دیا، ایک عورت آئی تھی، برسوں پہلے، گاؤں کی عورت تھی، شکل یاد نہیں، لیکن اس نے 5 لاکھ دیے اور کہا یہ لڑکی اب تمہاری ہے۔ سیٹھ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ عمر ہوگی 45 کے قریب، نام شاید رفیقہ یا کچھ ایسا ہی، لیکن یہ پکا یاد ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں بھی ناچنے والی تھی، اب یہ بھی وہی کرے گی۔ سیٹھ نے سر جھکا لیا۔ وہ نشان، وہ جملہ اور وہ عورت سب ایک دوسرے سے جڑنے لگے تھے۔ کہ پرانے پتے پر گیا۔ دروازہ ایک عمر رسید مرد نے کھولا۔ جی رفیقہ بی بی یہاں رہتی ہیں؟ جی، وہ اب یہاں نہیں، برسوں ہو گئے، کہیں اور چلی گئی ہیں، بس ایک بار آئی تھی ایک بچی کو لیے، پھر کبھی نہیں لوٹی۔ سیٹھ نے کچھ تصاویر دکھائیں، ایک پرانے وقت کی تصویر جس میں وہ، اس کی بہن اور ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ مرد نے غور سے دیکھا، یہ بچی؟ ہاں یہ وہی لگتی ہے، وہی نشان تھا گردن پر۔ سیٹھ کی آواز تھرتھرا گئی، یہ میری بیٹی ہے۔ وہ واپس فلیٹ پر آیا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ میں قالین پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اس کے قدموں کی چاپ پر میں نے نظریں اٹھائیں۔ تمہاری گردن پر جو نشان ہے میری بیٹی کی گردن پر بھی تھا۔ میں چپ رہی۔ مجھے برسوں پہلے بتایا گیا تھا کہ میری بیٹی میری بہن کے ساتھ گم ہو گئی اور وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ وہی بہن تمہیں میرے سامنے چھوڑ گئی اور میں پہچان نہ پایا۔ میرے ہاتھ سے تسبیح گر گئی، لب ہلے تو آپ میں تمہارا باپ ہوں۔ وہیں کمرے میں سناٹا چھا گیا، جیسے ساری دیواریں رک گئی ہوں، جیسے وقت نے ایک نیا صفحہ کھولا ہو، ایک لمحہ جس نے سارے رشتے دوبارہ لکھ دیے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھوں سے کچھ قطرے ٹپکنے لگے۔ خوشی نہیں تھی، دکھ بھی نہیں تھا، بس ایک پہچان کا بوجھ تھا جو برسوں کے بعد کندھوں پر رکھا گیا تھا۔ وہ میرے قریب آیا، ہاتھ تھاما، اب کچھ بھی نہیں بکھرے گا، اب میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم سے چھین گیا۔ میں نے دل میں آہستہ سے کہا، وہ نشان جو سب نے چھپایا آخر پہچان بن گیا۔ پہچان کا لمحہ مختصر تھا، لیکن اس کے اثر نے میری زندگی کی ہر بنیاد ہلا دی۔ جس شخص سے میں نکاح کرنے جا رہی تھی وہ میرا باپ نکلا، اور جس نے مجھے کوٹھے پر بھیج دیا وہ میری سگی پھوپھو۔ سیٹھ ابا، یہ لفظ زبان پر آتے آتے اٹک جاتا۔ وہ بھی کچھ نہیں بولتا تھا، بس میری طرف دیکھتا رہتا جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا وقت آنکھوں سے لپٹ گیا۔ وہ ماہی آہستہ سے بولا، مجھے تم سے کچھ اور جاننا ہے۔ وہ عورت جس نے تمہیں کوٹھے پر چھوڑا تھا، اس کا چہرہ تمہیں یاد ہے؟ میں نے سر جھکایا، نہیں، بس اتنا یاد ہے مجھے روتی ہوئی ماں کہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ میں نفرت تھی۔ سیٹھ نے اپنی بہن کی پرانی تصویر نکالی، ایک میرے سامنے رکھی۔ یہ میں نے تھوڑے توقف کے بعد ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی سانس رک سی گئی۔ یہ میری بہن ہے رفیقہ۔ کچھ گھنٹے بعد وہ دوبارہ نکلا، ایک پرانے پتے پر جہاں برسوں پہلے وہ اور اس کی بہن ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہاں ایک پرانا دروازہ ملا، چھلے ہوئے رنگ کی دیواریں، سناٹا۔ دروازہ ایک درمیانی عمر کی عورت نے کھولا۔ آپ رفیقہ بی بی کو جانتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ عورت نے آنکھوں کو تنگ کرتے ہوئے کہا، آپ کون؟ رفیقہ کا بھائی ہوں میں، وہ ہوں جس کی بیٹی کو اس نے چرا کر لے جایا تھا۔ عورت کا رنگ اڑ گیا۔ اندر آ جائیں۔ کمرے کے اندر 2 پرانی کرسیاں تھیں، دیواروں پر زنگ آلود کیل، ایک طرف پرانا صندوق جیسے برسوں سے بند ہو۔ رفیقہ تو
कई साल पहले यहाँ से चली गई। शौहर से झगड़ा हुआ लड़की साथ ही। कुछ दिन बाद वो लड़की नहीं रही, बस रफ़ीका रह गई, खामोश, परेशान, उलझी हुई। सेठ ने सामना देखा। कहाँ कहाँ गई वो लड़की, पता नहीं। एक दिन बोली, भाई के बोझ को अपने सर से उतारना है। फिर कुछ दिन बाद वापस आई, लेकिन अकेली, और तब से बस कहती रही, मैंने सब ठीक किया, अब वो मेरी नहीं। सेठ का दिल बैठने लगा। वो कहाँ गई? अब आखिरी बार पिछले साल की किसी रात को गई। बोली कि अपने बेटे के पास जा रही है। शहर का नाम लिया था, शायद फैसलाबाद। सेठ वापस आया, मेरे कमरे में दाखिल हुआ। आंखों में हैरत, दुख और गुस्सा सब इकट्ठे थे। माही, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो हादसा नहीं था, ये मेरे घर की साजिश थी। मैंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सुना। मेरी बहन रफ़ीका, वो नहीं चाहती थी कि मैं इस लड़की से शादी करूं जिसे मैं पसंद करता था। वो चाहती थी कि मेरी उसकी सहेली से हो, और जब मैं ना माना तो इसने माँ बनने वाली मेरी बीवी को धमकी दी, इसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर मेरी बेटी तुम्हें ले गई। मेरे अंदर जैसे वक्त उल्ट गया। हर चोट, हर सवाल, हर जख्म एक तरतीब में आकर दिखने लगा। सेठ ने फिर तस्वीर निकाली। मैं तुम्हें कैसे न पहचान पाया। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी माँ की झलक थी, वही आंखें, वही खामोशी, वो निशान। मैंने पूछा, यही निशान तुम्हारी पैदाइश के दिन तुम्हारी गर्दन पर आया था? डॉक्टर्स कहते थे पैदाइशी जिल्द का दाग है जो कभी कभी गहरा हो जाता है। इस दिन हम दोनों ने बहुत कम बात की, ज्यादातर खामोशी में अपनी अपनी शिकस्त संभाली। मगर एक सवाल बाकी था, मेरे बाप से इसकी बेटी किसने छीन ली और किस लिए? अगले दिन सेठ ने अपने पुराने मुलाजिम को बुलाया। रफ़ीका की खबर निकाली है, इसकी हर नकलो हरकत, इसके शौहर के बेटे, सब का रिकॉर्ड चाहिए। मुलाजिमा ने सर झुकाया। जी साहब, एक दिन लगेगा, और वो दिन मेरे लिए इंतज़ार का था। अब मेरा सवाल ये नहीं रहा था कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये था कि जिन्होंने मुझे बर्बाद किया वो किस चेहरे के पीछे छुपे बैठे हैं। अगली सुबह सेठ ने आकर कहा, अब भरागी है और शायद तुम्हें एक और सच सुनना पड़ेगा। तैयार हो? मैंने धीरे से सर हिलाया। रफ़ीका अब इस शहर में है, इसका बेटा वही वसीम है। मेरे कदम डगमगा गए। वसीम? हाँ, वही जिससे तुम मोहब्बत करती थी। सेठ की आवाज़ थरथरा गई। तो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, वसीम की कज़न भी हो। कमरे में जैसे सांस रुक गया। रिश्तेदारियाँ उल्ट गई थी। वो जो महबूब था अब खून का रिश्ता बन चुका था, और जिसे दुश्मन समझ रही वही बाप निकला। मैं खामोश रही। अब बोलने का वक्त नहीं था। सच सामने था, और सच का वज़न अल्फाज से नहीं, खामोशी से बर्दाश्त किया जाता है। जब सच मुकम्मल हो गया और हर चीज़ अपने असल में सामने आ गई, तो जैसे मेरे अंदर कोई बंद दरवाज़ा खुल गया। सेठ अब्बा ने मेरे सामने बैठकर साफ अल्फाज में कहा, अब मैं तुझे वो सब दूंगा जो तेरा हक है, एक नई ज़िंदगी। कुछ दिन में बाद इसने मुझे कॉलेज में दाखिल करवाया। नए कपड़े, नई किताबें, और पहला दिन जब मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी तो दिल में खौफ था कि कोई पहचान ना ले। लेकिन हकीकत ये थी कि अब मेरा कोई माजी नहीं था। जिन लोगों को पता हो, जब क्लास में दाखिल हुई तो सब अजनबी थे, अजनबी चेहरे थे। किसी ने सवाल न किया, न नज़रों से जांचने की कोशिश की। मैंने बैठते ही अपनी कॉपी खोली और पहला जुमला लिखा, ज़िंदगी दोबारा भी शुरू हो सकती है अगर पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिए जाए। कुछ दिनों में माहौल समझ आ गया। लाइब्रेरी मेरी पनाहगाह बन गई और पढ़ाई मेरी इबादत। मैंने हर चीज़ में खुद को झोंक दिया। दिन रात हफ्ते सब किताबों में गुजरते। सेठ अक्सर शाम को आता, हाल चाल पूछता और खामोशी से वापस चला जाता। फिर एक दिन वो आया और मेरे सामने एक लिफाफा रखा। ये वसीम का हाथ है, वो वापस आ गया है। मैंने हाथ रोक लिया। अब्बा, इसे मत कहना मैं कौन हूँ, पता तो इसे चल ही चुका है। इसने आते ही मुझे सिर्फ एक सवाल किया है, माही कहाँ है? मैंने लिफाफा खोला। एक मुख्तसर सा हाथ था। मैं तुम्हें भूल ना सका, चाहे तुम मेरे खून का हिस्सा निकली हो। जो रिश्ता अब नहीं बन सकता, कम अज़ कम इज्जत तो दे सकता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, सिर्फ रिश्ते से नहीं, दिल से। मैंने सेठ की तरफ देखा। आप इजाज़त देंगे? इसने धीरे से कहा, अब फैसला तेरा है। मैंने तुझे खोया भी है, पाया भी है, अब जो तू चाहे वही सही। कुछ दिन सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी, क्योंकि अब मेरा माजी मेरे लिए एक दास्तान था और मेरा हाल एक फ़ैसला। निकाह सादगी से हुआ, ना बारात, ना ढोल, ना शोर, सिर्फ एक मौलवी साहब, दो गवाह, और वो वादा जो बरसों पहले अधूरा रह गया था। वसीम ने एक अलग फ्लैट लेकर शहर से थोड़ा हटकर, जहाँ कोई हमें पहचानने वाला ना हो, और अब पहचानने वाला ना हो, वो वही वसीम था, खामोश, नरम, और अब थोड़ा नरम दिल। माही, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम पर गुजरा वो मेरी माँ के हाथों हुआ। मैं अगर पहले समझ आता तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और होती। मैंने इसे रोका। अगर कुछ और होता तो वो ना होती जो आज हूँ। फ्लैट में नई ज़िंदगी शुरू हुई। मैं सुबह कॉलेज जाती, वो ऑफिस शाम को। हम साथ खाना खाते, रात को छत पर बैठकर सब बातें करते जो बरसों पहले अधूरी रह गई थी। कभी कभी मैं आईने में खुद को देखती। चेहरा वही था, मगर आंखों में अब खौफ नहीं, सच्चाई थी। गर्दन पर वही काला निशान जो अब भी गहरा था, लेकिन अब मुझे शर्मिंदा नहीं करता था। एक दिन वसीम ने उंगली रख कर कहा, यही निशान तो तुम तक लाया। अगर ये ना होता तो शायद मैं तुम्हें पहचान ही ना पाता। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी असल शनाख्त है, और अब मैं इसे छुपाती नहीं, सजाती हूँ। कॉलेज में मेरा रिजल्ट आए, मैंने टॉप किया। सेठ
सेठ आया, मुझे गले लगाया। तुमने मुझे फहर दिया। वसीम ने केक ला कर रखा। अब पार्टी होगी। अगले कदम मास्टर्स में मैंने हाँ में सर हिलाया। अब रुकने का वक्त नहीं। पुप्पो का कोई जिक्र ना हुआ। सेठ ने राब्ता ख़त्म कर दिया। वो शायद अब भी वही घर में रहती, लेकिन मेरे लिए अब वो किसी और दुनिया का हिस्सा थी। ज़िंदगी के हर दिन में एक नई बुनियाद रखी जा रही थी। मैं माही, जो कभी कोठे के दहलीज पर बेची गई थी, अब क्लासरूम की कुर्सी पर इज्जत से बैठी थी। सेठ ने एक दिन कहा, अगर तेरी माँ आज होती तो वो यही देखना चाहती। मैंने आसमान की तरफ देखा। शायद वो देख रही हों। अब मेरा नाम कोई नहीं पूछता था। मैं अपना माज़ी किसी को नहीं सुनाती थी, लेकिन गर्दन पर वो निशान हमेशा मेरे साथ रहता। यही मेरा निशान था, यही मेरी पहचान। लेकिन अब मैं कोटे वाली नहीं, एक इज़्ज़तदार लड़की हूँ। हालात चाहे जितने भी सख्त हों, अगर इंसान अपना किरदार ना छोड़े तो रब खुद रास्ता बना देता है। सच, सब्र और खुददारी वो हथियार हैं जो तकदीर को बदल सकते हैं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में लाज़मी बताइएगा। शुक्रिया।